हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 की, जो कि है अम्ल क्षार एवं लवण। चैप्टर 1 हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है वो है अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर अम्ल क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। आखिर अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। और अम्ल जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। यानी मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ। अम्ल वे पदार्थ होते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और अम्ल जलीय विलयन में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और अम्ल जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये अम्ल जो होते हैं, अगर इनको जलीय विलयन में घोला जाए तो ये जल में H+ आयन देते हैं। चलिए, अम्लों के हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, और इसी प्रकार से कुछ और अम्ल हैं जिनको अभी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि अम्ल हमने देख लिया कि अम्ल क्या होता है। अब हम बात करते हैं अम्ल के प्रकारों की। अम्ल बेसिक तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। अम्लों के प्रकार, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल और नंबर 2 दुर्बल अम्ल। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अच्छा, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे नंबर 1 में प्रबल अम्ल की, कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल में जो H+ आयन होते हैं उनकी अधिकता होती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल या वे अम्ल जो कि जलीय विलयन में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। चलिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए, अब देखते हैं हम कौन कौन से जो हमारे अम्ल हैं प्रबल अम्लों में आते हैं। जैसे हमारा प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल
होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और H2SO4। ये ऐसे अम्ल हैं यदि इनको जलीय विलयन में घोला जाए तो ये अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, और इसी प्रकार के जो है और भी कुछ अम्ल हैं। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्लों की। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, अब हम देखते हैं नंबर 2, दुर्बल अम्ल। जैसा कि आपने देखा कि प्रबल अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, तो इसी का जस्ट अपोजिट हम दुर्बल अम्ल में क्या लिखेंगे कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनमें H+ आयनों की यानी हाइड्रोजन आयनों की जो मात्रा होती है वो कम होती है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और HCOOH फॉर्मिक एसिड, और इसी प्रकार से HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये कुछ दुर्बल अम्ल थे। तो चलिए आप सभी समझ चुके होंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुणों की, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण होता है अम्लों का धातुओं से क्रिया। यदि हम अम्लों की किसी भी धातु से क्रिया कराएं तो वह जो धातु होगी वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अम्लों का जो पहला रासायनिक गुण है वो है धातुओं से क्रिया, और जब कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो जो धातु होती है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। मैं इसको नोट करता हूँ। धातुएं अम्लों से क्रिया करके अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जब हम धातुओं की क्रिया अम्लों से करेंगे तो क्या होगा, जो धातुएं होंगी वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। इसको हम समीकरण की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जब हम सोडियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, जब हम सोडियम धातु की क्रिया Na सोडियम धातु है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसकी जब हम परस्पर क्रिया कराते हैं तो जो हमारी धातु सोडियम होती है वो अम्ल में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जो हाइड्रोजन है उसको विस्थापित कर देती है, और NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर
जो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं यहाँ पर 2 हैं और इधर 1 है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा 2 और ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 एकम 2। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है अब वो इधर हो गई है 2 और इधर है 1, तो हमें इसके लिए यहाँ पर क्लोरीन के परमाणुओं को बराबर करना होगा, तो हमको यहाँ पर लगाना होगा 2। अब सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम 2 और इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये संतुलित हो गई है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, तो सोडियम ने अम्ल में से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और लवण बनाया, एक लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस को जो है इसने विस्थापित कर दिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम Zn जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जब हम Zn की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जो Zn है धातु है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और बनेगा एक लवण, हमको प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित हो जाएगी। यहाँ पर बैलेंसी पूरी है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने Ca कैल्शियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई। जब हम कैल्शियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। जब हम कैल्शियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है, ये कैल्शियम धातु ने हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी बैलेंसी। इधर कैल्शियम एक है, दोनों ओर कैल्शियम के परमाणु समान हैं। हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है इधर परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन के 1 है और इधर है 2, तो इस दोनों ओर हमें जो है हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होगा। यदि आपसे बैलेंसी को यानी समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो आप चैनल पर जा कर के प्ले लिस्ट में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 और इधर 1 है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 और अब इस प्रकार जो ये सभी परमाणु हैं इन सब में जो है 2 का गुणा होगा, तो अब जो है नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2 और इधर नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 1, तो हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करना होगा। अब नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी दोनों ओर समान हो गई। अब इस प्रकार जो नाइट्रोजन के परमाणु हो गए 2, अब इधर कैल्शियम 2 हो गए, तो यहाँ पर हमें लगाना होगा कैल्शियम 2 एकम 2। अब कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या भी समान है और जो ऑक्सीजन है 2 तिया 6 है और ऑक्सीजन 2 तिया 6 और हाइड्रोजन 2 एकम 2 और हाइड्रोजन 2, और इस प्रकार ये अभिक्रिया, इस प्रकार ये रिएक्शन संतुलित हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं अम्लों के एक और गुण को। धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया, अम्लों की धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया। जब अम्लों की क्रिया धात्वीय ऑक्साइडों से की जाती है तो क्या होता है? अम्ल धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया करके अम्ल धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। सभी अम्ल धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जब हम किसी भी धात्वीय ऑक्साइड की क्रिया किसी भी अम्ल से करते हैं तो वह लवण बनाएगा और साथ ही साथ जल बनाएगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारे पास एक धात्वीय ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड। धात्वीय ऑक्साइड क्या होता है? धात्वीय जिसके साथ धातु हो और साथ में ऑक्सीजन, ये
कहलाता है धात्वीय ऑक्साइड। क्या सोडियम एक धातु है और इसके साथ ऑक्सीजन है तो ये कहलाएगा धात्वीय ऑक्साइड। और इसी प्रकार से CaO, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, जितनी भी धातु हैं, अगर इनके साथ हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ये कहलाते हैं धात्वीय ऑक्साइड, धात्वीय ऑक्साइड। तो चलिए यहाँ पर हमने एक धात्वीय ऑक्साइड लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अम्ल HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हमको प्राप्त होता है H2O, जल। कैल्शियम क्लोराइड एक लवण है जिसको हम धात्वीय लवण भी कह सकते हैं। ये धात्वीय लवण है और ये हमको प्राप्त हुआ जल। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लवण और जल। अब हम इसको करते हैं बैलेंस। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, इधर है 1, तो यहाँ लगाना होगा हमको 2, 2 एकम 2। अब इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर अब हम देखेंगे तो ये क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2 और इधर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है 1। तो हमको यहाँ पर क्लोरीन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या को समान करना होगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब कैल्शियम के क्लोरीन के परमाणु भी समान हो गए, लेकिन जो अब कैल्शियम है, कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या जो है अब समान नहीं है, इधर 2 हैं और इधर कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या समान है। अब जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 2 एकम 2 और इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1, तो हमको यहाँ पर करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 ऑक्सीजन के परमाणु, और हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 1, तो हमको यहाँ पर लगाना होगा 4। इस प्रकार जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो होगा 4 और 4। अब ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो है 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर भी है 2 और कैल्शियम के परमाणु 2 और कैल्शियम के परमाणु 2 और क्लोरीन के जो परमाणु हैं वहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु 4 हैं, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा 4। और इस प्रकार कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या हो जाती है 4, तो यहाँ लगाना होगा हमको 4 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो जाती है 4 और इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 2। तो हमको यहाँ पर जो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम। जब हम सोडियम ऑक्साइड जो कि एक धात्वीय ऑक्साइड है, जब हम इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लवण सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक भी बोलते हैं, और साथ में हमको प्राप्त होता है जल NaCl2 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड और H2O जल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सोडियम के परमाणुओं की संख्या है, यहाँ पर जो सोडियम के परमाणुओं की संख्या है वो है 1 और इधर भी है 1। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या इधर 1 इधर है 2, तो हमको यहाँ पर 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2, 2 एकम 2 और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 एकम 2 और जो सोडियम है, सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1। इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो धात्वीय ऑक्साइड हैं वो अम्ल से क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। हमारे पास एक धात्वीय ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से तो हमको प्राप्त होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और H2O जल। यहाँ पर ये लवण है और ये हमारे पास प्राप्त हुआ जल। तो चलिए आप सभी ने देखा कि किस प्रकार जो अम्ल हैं वो धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अब हम बात करेंगे
जो अम्लों के रासायनिक गुण हैं उसके नंबर 3 की। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्लों के तीसरे गुण को, जो कि है धात्वीय सल्फाइटों से क्रिया। जब अम्ल धात्वीय सल्फाइटों से क्रिया करते हैं, जब अम्लों की क्रिया धात्वीय सल्फाइटों से की जाती है या धात्वीय सल्फाइटों की क्रिया अम्लों से की जाती है, तो धात्वीय लवण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ हमको जल प्राप्त होता है। जब हम धात्वीय सल्फाइड की क्रिया अम्ल से करते हैं तो हमको धात्वीय लवण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल हमको प्राप्त होता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। जब हम सोडियम ऑक्साइड की क्रिया Na2SO3, जब हम सोडियम सल्फाइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो हमको प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक प्लस हमको प्राप्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ हमको प्राप्त होता है जल। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर सोडियम के जो परमाणुओं की संख्या है वो 2, इधर 1 है, तो यहाँ पर हमको लगाना होगा 2 × 2। सोडियम के परमाणुओं की संख्या हो गई 2, साथ में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी अब 2, और इधर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है 1, तो यहाँ पर लगाना होगा 2। अब क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2 × 2 और इधर भी 2, और सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 और 2। अब हम देखते हैं सल्फर के परमाणुओं को, तो यहाँ पर सल्फर 1 है और इधर जो सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 है। ठीक, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु को, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 और इधर 2 और 1 3। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये संतुलित हो चुकी है। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। तो आपने देखा, इससे पहले एग्जाम्पल 2 से पहले मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब हम धात्वीय सल्फाइटों की क्रिया किसी भी अम्ल से करवाते हैं तो हमको धात्वीय लवण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ जल जो है प्राप्त होता है। हमने एक धात्वीय सल्फाइट लिया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइट, और उसकी क्रिया की हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमको प्राप्त हुआ धात्वीय लवण, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं नमक, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जब हम कैल्शियम सल्फाइड की क्रिया, जब हम कैल्शियम सल्फाइड की क्रिया H2SO4 से कराते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। जब हम कैल्शियम सल्फाइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लवण कैल्शियम सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में हमको प्राप्त होगा जल। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो चलिए इसको बैलेंस ही करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम 1, सल्फर 1 और 1 2, इधर सल्फर 1 और 1 2, और इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 और 4 7, इधर 2 और 1 3। ये बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या देखते हैं हम, यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उधर 2। इधर ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं 4 और 2 6 और 1 7, और इधर ऑक्सीजन के परमाणु 3 और 4 7। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया पूरी क्या है, संतुलित है। तो हमने देखा कि जो किस प्रकार से अम्ल धात्वीय सल्फाइडों से क्रिया करके लवण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल जो है बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं गुण नंबर 4 को, प्रॉपर्टीज़। अम्लों की जो प्रॉपर्टी है नंबर 4 वो है धात्वीय हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। धात्वीय हाइड्रोक्साइडों से क्रिया, जब अम्ल धात्वीय हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ। जब हम अम्ल की क्रिया, जब हम धात्वीय ऑक्साइड की क्रिया
धात्वीय हाइड्रोक्साइड की क्रिया, सॉरी, धात्वीय हाइड्रोक्साइड की क्रिया, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, धात्वीय हाइड्रोक्साइड की क्रिया, जब हम धात्वीय हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसी भी अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लवण प्लस जल। जब हम धात्वीय हाइड्रोक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक धात्वीय हाइड्रोक्साइड है और ये एक अम्ल है। जब हम इनकी परस्पर क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लवण और जल। लवण में हमको प्राप्त होगा मैग्नीशियम सल्फेट और साथ ही साथ हमको प्राप्त होगा H2O जल। अब हम इसको करेंगे बैलेंसी, तो जब बैलेंसी करेंगे तो इधर Mg के मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं 1 और इधर भी है 1, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2, 2 एकम 2 और 4 6, और इधर जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4 और 1 5, तो हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 एकम 2। अब इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2 और 4 6 और इधर भी है 6। अब हम देखते हैं सल्फर के परमाणुओं को, तो सल्फर के परमाणुओं की संख्या इधर 1 और इधर 1। मैग्नीशियम के परमाणु 1 1 और ऑक्सीजन के परमाणु भी जो है दोनों ओर समान, और हाइड्रोजन के परमाणु भी जो है समान हो चुके हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो हमने देखा। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है CaCl कैल्शियम क्लोराइड प्लस हमको प्राप्त होता है H2O जल। जब हम कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया H2O से, सॉरी HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो हमको कैल्शियम क्लोराइड लवण और साथ ही साथ हमको जल प्राप्त होता है। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जब हमने NaCl, सॉरी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है सोडियम नाइट्रेट, जो कि एक लवण है, सोडियम नाइट्रेट, और प्लस साथ ही साथ हमको प्राप्त होगा जल। तो इस प्रकार हमने जो अम्लों का गुण थे उसके 4 नंबर के जो गुण हैं, नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने सीख लिया है। अब हम एक और प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 का देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं नंबर 5 जो अम्लों का गुण है उसको। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 को। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 है कार्बोनेटों से क्रिया, कार्बोनेटों से क्रिया, सॉरी धात्वीय कार्बोनेटों से क्रिया। नंबर 5 जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है धात्वीय कार्बोनेटों से क्रिया। जब हम अम्लों की क्रिया धात्वीय कार्बोनेटों से कराते हैं, जब हम अम्लों की क्रिया धात्वीय कार्बोनेटों से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होगा, पहले मैं लिख देता हूँ, धात्वीय कार्बोनेट जब हम धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है धात्वीय लवण, और साथ ही साथ हमको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2
और साथ ही साथ हमको प्राप्त होता है जल। जब हम किसी भी धात्विक कार्बोनेट की क्रिया किसी भी अम्ल से कराएंगे, जब हम किसी भी धात्विक कार्बोनेट की क्रिया किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और धात्विक लवण। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम स्पष्ट करते हैं। हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 को। जब हम धात्विक कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो धात्विक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होगा। हमने एक धात्विक कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो हमको प्राप्त होता है धात्विक लवण सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ हमको प्राप्त होता है जल। अब हम इसको करते हैं बैलेंस। यहाँ पर सोडियम के परमाणुओं की संख्या हमको दिख रही है कि 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लगाना होगा 2। अब क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या इधर 2 हो गई लेकिन इधर है 1, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना होगा। अब क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 = 2 और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी समान हो गई है। अब ऑक्सीजन 1 और 2 3 और इधर जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो 3। अब हमारे पास बचा कार्बन, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 और इधर भी कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं और इसका एक और एग्जांपल नंबर 2। जब हम सिल्वर कार्बोनेट की क्रिया, जब हम AgCO3 की क्रिया, जब हम सिल्वर कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जब हम सिल्वर कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है सिल्वर सल्फेट AgSO4 प्लस हमको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ हमको प्राप्त होता है जल। जब हमने सिल्वर कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई तो हमको प्राप्त हुआ सिल्वर सल्फेट जो कि एक लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ जल। अब हम करते हैं इसकी बैलेंस ही। यहाँ पर जो Ag है, सिल्वर की परमाणुओं की संख्या, सिल्वर के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ 1 है और इधर जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है वो है 1 और इधर भी कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 और 4 7 और इधर 3 और 4 7 और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2। इस प्रकार यह अभिक्रिया पूरी जो है संतुलित हो जाती है। यहाँ पर AgSO4 CO2 और CO2, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे तो इनसे मिलकर बन गया एक जल। इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित है। तो चलिए हमने अम्लों के प्रकारों को, अम्लों को और अम्लों के रासायनिक गुणों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है देखा। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्षारों और क्षारों के प्रकार और क्षारों के रासायनिक गुणों को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।